सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक है और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मौलिक अधिकार। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारे आज के पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार होते क्या हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार वो होते हैं जो किसी भी देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, उनको कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, यानी फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं दोस्तों? जैसे कि हमको दोस्तों बोलने का अधिकार है। कैसे बोलने का अधिकार है? ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते, कोई सरकार आए और कह दे कि आप नहीं बोल सकते, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लेके आप बोल, आज से कोई बोलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो संविधान का रक्षक है ना दोस्तों, संविधान का रक्षक कौन है? तो आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस बिल को मना कर देगा कि ऐसा बिल नहीं आ सकता। मनुष्य का बोलना हर किसी व्यक्ति का अपना फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, हमने फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से? तो ये लिए हमने अमेरिका से। कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। और ये किस भाग में? भाग नंबर 3 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? सबसे पहले जान लेते हैं। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। ठीक है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। और बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, ये जो अनुच्छेद दिए हैं आपको, ये जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, इनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आप बताएंगे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने प्रकार के प्राप्त है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, और एक ऐसे जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से? एक तो दोस्तों सबसे पहले नोट करेंगे हम, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं है। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ये किसके लिए दोस्तों? केवल भारतीयों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये नोट करेंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी भारतीयों के लिए। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये भी कौन से में दोस्तों? ये भी भारतीयों के लिए। और अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये भी भारतीयों के लिए। ठीक है दोस्तों, और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये भी किसके लिए दोस्तों? ये भी केवल भारतीयों के लिए मूल अधिकार है। अब दोस्तों, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जान लेते हैं। पहला है दोस्तों कानून के समक्ष समानता यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लॉ मतलब। ठीक है दोस्तों, कानून के समक्ष क्या है दोस्तों? समानता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है दोस्तों, सभी के लिए क्या है दोस्तों? सभी के लिए संरक्षण है, ये भारतीय भी हो
चाहे विदेशियों भी हो, सभी को ये नागरिक ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। अपराधों को दोष सिद्ध, यानी उस किसी व्यक्ति के पास दोष हो जाए, किसी व्यक्ति के पास कोई दोष मर दिया जाए कि इसने ये गुनाह किया, तो उसके जो दोष सिद्धि है ना, उसका परिणाम वो खुद कर सकता है, मतलब संरक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ के बारे में भी कहा बताया गया है दोस्तों, भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों के लिए बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे शोषण हो जाता है किसी का, तो ये चाहे किसी भी भारतीय हो चाहे कोई विदेशी हो, सबको इसके मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों धर्म एवं सांस्कृतिक की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता भी किसके लिए? भारतीय एवं विदेशी दोनों को ये नागरिक प्राप्त है, दोनों को एक मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ, ये आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट नोट करेंगे, 3 स्टार बना लेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को पता है, और ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को मिले। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चल लेते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों आर्टिकल के बारे में, जो हमने पढ़ा था ना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं अनुच्छेद 12 में लिखा क्या है। तो अनुच्छेद 12 में लिखा है दोस्तों राज्य की परिभाषा। क्या लिखा है? अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार हैं। आपको समझ में आया राज्य की परिभाषा क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य के अंतर आता है भारत सरकार आती है। क्या आती है? भारत सरकार आती है। और क्या आता है? संसद आती है। क्या आती है? संसद आती है। राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार आती है, मतलब प्रत्येक राज्य की सरकार आती है। विधानमंडल आते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र आते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब राज्य की परिभाषा के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? सिर्फ राज्य, एक वर्ड में आते। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 12 में भारत के बारे में लिखा हुआ है, यानी राज्य के बारे में लिखा हुआ है, चाहे वो भारत की सरकार हो और संसद हो, राज्य हो, राज्य के विधानमंडल हो, राज्य के सरकार हो, ये सब के बारे में कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 12 में बताया गया। कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 12 में बताया गया। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? राज्य। राज्य की परिभाषा आप याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है? यह घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य है। अर्थात मैं आपको बताऊं, अर्थात ये विधियां न्याय की समीक्षा के योग्य हैं। यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित करते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे अपने मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को कोई उल्लंघन कर दे, जैसे सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया आपको, जैसे कि कोई सरकार ले आए कि कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, आज से क्या दोस्तों, कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, तो ये तो व्यक्ति के खिलाफ हो जाएगा, उसके तो मौलिक अधिकार के बोल तो वो सकता है। ठीक है दोस्तों, वो तो वो सकता है, ये तो उसके क्या है, ये तो इसका मौलिक अधिकार है। लेकिन किसी सरकार ने लेके आ गया कि आज से कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी दोस्तों? हमारे जो संविधान की रक्षक है, मैंने आपको बताई कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट इस बिल को खारिज कर देगी। क्या कर देगी? खारिज कर देगी कि ऐसा बिल नहीं लाया जा सकता, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा के योग्य है। क्या? न्यायिक समीक्षा के योग्य है। इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जान लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद के बारे में। अब क्या जान लेते हैं दोस्तों? अब अपने उनके बारे में जान लेते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में। इनको आप 3 स्टार बना के इंपोर्टेंट लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में। क्या दोस्तों? राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो राइट टू इक्वलिटी में सबसे पहले मैं आपको यही पूछ लूं कि समानता के अधिकार में कितने मौलिक अधिकार हैं? समानता के अधिकार में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने बताएंगे आप? 14 से लेके 18 हैं। अब कुछ 14 से लेके 18 के बीच में लगा देगा कि 14 से 18 के बीच में, तो 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन 4 नहीं होते, उनको गिनना है। 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। तो आप बताएंगे समानता के अधिकार कितने?
5 है। सबसे पहले अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 14, जो कि किसके समक्ष है? विधि के समक्ष समानता। क्या है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कैसे होता है? ये किसको प्राप्त है? दोनों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी और भारतीयों को तो प्राप्त है ही है। विधि के समक्ष समानता कैसे होता है दोस्तों? कोई भी राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको संरक्षण देगी। क्या दोस्तों? उसको संरक्षण अवश्य देगी। विधि के मतलब कानून के सामने सभी समान होने चाहिए, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं विधि के समक्ष समता। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 15 कहता है, आर्टिकल 15 कहता है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर मतभेद नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है। इसमें भी 3 स्टार बनाएंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो समानता का अधिकार आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये इंपोर्टेंट ही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्या इंपोर्टेंट बताऊं और क्या नहीं, मुझे लगता है ये पूरा चैप्टर इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता दी गई है। अब ये अफसर की समानता क्या होती है लोक नियोजन में? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी सरकारी जॉब हो, उसमें क्या हो, उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति का हो, कोई भी किसी का हो, कोई भी लिंग का हो, उनको समान अवसर दिए जाने चाहिए। क्या दोस्तों? उनको समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद 16। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी जाति का धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति में मतभेद नहीं किया जाना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी। क्या कहते हैं? अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। क्या दोस्तों? छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों, अनटचेबिलिटी का अंत, इसको कहते हैं अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। 3 स्टार बना लेंगे दोस्तों। हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग कि किस अनुच्छेद में दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17 में दिया गया है। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 17 में दिया गया अनटचेबिलिटी का अंत। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 17 मतलब ये अस्पृश्यता क्या होता है? जैसे दोस्तों आपने देखा होगा आदिवासी लोग होते हैं, उनको मतलब लोग बाप भी कम मानते कि ये तो गंदे हैं, तो उनको छूने मतलब ऐसे होता है ना कि लोग जाति का मतभेद करते होता है ना दोस्तों, तो उनके लिए दोस्तों उसका अंत करने के लिए आया है अनुच्छेद 17। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 17 यानी अनटचेबिलिटी का अंत। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है दोस्तों? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कैसे दोस्तों? देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति कोई भी किसी और से, किसी भी देश विदेश से बिना भारत सरकार की मदद के उपाधि नहीं ले सकता। क्या दोस्तों? उपाधि नहीं ले सकता जब तक भारत सरकार ना कहे। देखिए दोस्तों, उपाधि कैसी कैसी है? सैनिक की उपाधि जो है वो अब भी हैंगी। क्या दोस्तों? सैनिकों की उपाधि जो है, जैसे सुरक्षा के लिए उपाधि दी जाती है, ये अब भी हैंगी। ठीक है दोस्तों, टीचरों के लिए होती है, बिल्कुल होती है, ये उपाधियां अब भी हैंगी। लेकिन जो बाकी उपाधियां किसी व्यक्ति को किसी और अन्य देश के द्वारा मिल रही हो, वो नहीं दी जाएंगी, उनका अंत हो गया। क्लियर हुआ? आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है आपको समानता का अधिकार समझ में आ गया होगा और ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो कितने हो गए बताइए जरा दोस्तों? 19, 20, 21, 22 कितने हो गए? चार आर्टिकल कितने स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 के बारे में क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, आर्टिकल 19 में हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कैसी दी गई हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी, अस्त्र शस्त्र रहित यानी बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। समुदाय या संघ निर्माण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। मैं आपको बताता हूँ 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कैसी कैसी हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आप विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार यानी आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये क्या है? आपके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसके बाद दूसरी है बिना लड़ाई झगड़े के आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद समुदाय और संघ निर्माण कर सकते हैं, यानी संघ जैसे आप कोई वो बना लें अपना
क्या कहते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप पूरे भारत में, भारत के किसी भी कोने में भ्रमण कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। अब तो जम्मू कश्मीर भी आता है क्योंकि आर्टिकल 370 उससे हट गया, पहले जम्मू कश्मीर में ये नहीं था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। उसके बाद निवास की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहना चाहे तो आप जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, और पूरे भारत में कहीं भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों, अपराधों के लिए 2 सिद्ध का संरक्षण। अपराधों के लिए 2 सिद्ध का संरक्षण मैंने आपको बताया, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई दोष कर दिया तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसको ये देगा कि आप अपने अधिकारों को सिद्ध करें, और उसके सिद्ध करने के लिए आपको हम संरक्षण देंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक उस पर ये कानून सिद्ध नहीं हो जाते या अपराध सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ट्रिपल स्टार बना लीजिए दोस्तों, 555 जितने बनाने हैं बना लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके जीवन से मतलब आपका जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी इसमें आएंगी। जैसे आपके जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है, आपके जीवन के लिए पानी जरूरी है, आपके जीवन के लिए खाना जरूरी है, आपके जीवन के लिए जितनी चीज़ें जरूरी है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके लिए प्रदूषण क्या है, प्रदूषण खतरनाक है, आपके जीवन को कम कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चुनौती कर सकते हैं कि मेरा प्रदूषण से मेरी जो है मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि अनुच्छेद 21 के द्वारा मेरे प्राणों को खतरा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A जिसका शिक्षा का अधिकार, क्या दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, यानी इसको 3 स्टार बना लेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 21A, तो आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना है आर्टिकल 21A में, किसमें, 21A में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि भारत सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा देगी। निःशुल्क यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी, फ्री तो देगी लेकिन अनिवार्य भी होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं जो वो पढ़े। ठीक है दोस्तों, ये किस में कहा गया है, ये अनुच्छेद 21A में कहा गया है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अर्थात जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसको गिरफ्तार करने का अधिकार किसके पास है, ये भी उसका मौलिक अधिकार है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और निरोध यानी वो अपनी सफाई में पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से लेके 24 तक है। कहाँ तक है, अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है। तो 23 में क्या किया गया, अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम मतलब दोस्तों बच्चों के श्रम से नहीं है, देखिए मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरे में बताया गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए दोस्तों इस दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बलात् श्रम होता है मतलब बलात् मतलब जबरदस्ती किसी से काम कराना, जबरदस्ती किसी से काम कराना। तो यहाँ बच्चों का सेंस नहीं आ रहा है। नीचे वाला जो अनुच्छेद 24 है इसमें बताया गया कि बच्चों से कारखाने में काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 में बताया अनुच्छेद 23 में कि मानव से किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार यानी दुराचार और उसकी जबरदस्ती से उससे काम नहीं कराया जा सकता। ये किसमें बताया गया, अनुच्छेद 23 में बताया गया है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 से लेके कहाँ तक है दोस्तों, अनुच्छेद 28 तक है। कहाँ तक है, 25 से लेके 28 तक है। तो कितने हो गए अनुच्छेद, तो आप बताएंगे 25, 26, 27, 28 कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 25 में कहा गया धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने
और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 26 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब जो व्यक्ति किसी भी धर्म को मानेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, उसके कार्य को भी अपने आप कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई रोक नहीं है, ये उसका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया? किसी विशिष्ट धर्म के लिए कर के सदय के बारे में स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 27 में बताया गया कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार सिर्फ किसी एक धर्म के नाम पे क्या नहीं मांग सकती? जैसे कि चंदा नहीं मांगते, ऐसे नहीं मांग सकती। जैसे कि हम कुछ बना रहे हैं तो आप इस धर्म के नाम पे हमको कुछ दे दीजिए, ये नहीं मांग सकते। ठीक है दोस्तों, यदि कोई अपनी मर्जी से चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि उसको दे नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब देखिए दोस्तों, कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता बताई गई है आर्टिकल 28 में। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 29 से लेके अनुच्छेद 30 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 29 से लेके अनुच्छेद 30 तक है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 29 में बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या बताया गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें बताया गया? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये बताया गया अनुच्छेद 32 में। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 32 में। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्त्य कराने के लिए अधिकार। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अनुच्छेद 32 क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे जितने मौलिक अधिकार है हमने पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, इनका संरक्षण कराने के लिए जो आया है ना, उसको कहते क्या? वो है अनुच्छेद 32 में। क्या वो है? अनुच्छेद 32 में। जैसे कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा अपने रिट जारी करेगी। क्या रिट जारी करेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगी, उसके द्वारा हमारे अनुच्छेदों को, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों को बचाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? भारत के संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा का है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के द्वारा, अनुच्छेद 32(2) के द्वारा 5 प्रकार की रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन कौन सी रिट है दोस्तों? ये इनके बारे में जान लेते हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको क्या कहते हैं? हाबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाबियस कॉर्पस कहते हैं। इनका नाम आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि आपसे एग्जाम में इंग्लिश में भी इनका नाम दे दिया जाता है, हिंदी में ना देके सिर्फ ऐसा दे देगा हैबियस कॉर्पस क्या है, तो ये आपको बताना पड़ेगा क्या है। ये एक रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश को क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडमस कहते हैं। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा यानी कोबैरेंतो। क्या कहते हैं? कोबैरेंतो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है उत्प्रेषण, जिसको सेट्यूरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे, याद रखेंगे। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, रिटों के बारे में। इन रिटों का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट करके लिखेंगे आप। ये रिट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। हैबियस कॉर्पस। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी आप नोट करेंगे। यह रिट किसी भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है। यह उस व्यक्ति के प्रार्थना पर जारी की जाती है जिसको लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसमें व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों एवं वैधता की न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, जिससे व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों का परीक्षण किया जा सके। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं हुआ? मैं बताता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे बंदी से लगता है, आपको क्या लगता है? किसी को बांध लेना, यानी किसी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है दोस्तों,
देखिए, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको ये जानकारी नहीं है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि उससे इस व्यक्ति की जानकारी हमें मिलनी चाहिए, कि इसको कारण बताने चाहिए कि इसको इस कारण से गिरफ्तार किया गया। किसके कारण से गिरफ्तार किया गया वो कौन बताएगी? जब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नहीं बताता तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक रिट जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि इसके बारे में आप बताइए, इसको आपने क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परमादेश। परमादेश यानी मैंडमस। मैंडमस माने क्या होता है दोस्तों? परमादेश। ठीक है दोस्तों, ये क्यों जारी की जाती है रिट? यह एक उच्च आदेश है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को रिट में विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने हेतु निर्देश दिया जाता है ताकि मूल अधिकारों को संरक्षित रखा जा सके। सामान्यतः न्यायालय परमादेश देता है तो मामला अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यह एक उच्च आदेश है, मतलब सबसे बड़ा आदेश ये है। ये किसी भी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय यानी छोटी न्यायालय को, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को रिट के विनिर्दिष्ट किसी कार्य को करने हेतु निर्देश किया जाता है ताकि मूल अधिकारों को संरक्षित रखा जा सके। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब कोई सरकारी आदमी अपना काम नहीं करता तो उसको ये अधिकार दिखाया जाता है कि आप इस काम के योग्य हैं, अपना काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए जारी किया जाता है परमादेश। क्या किया जाता है? परमादेश, मैंडमस। समझ में आया दोस्तों कि आप जिस पद पे बैठे हैं वो आपका पद नहीं है, वो एक सरकारी पद है और आप उसमें काम करने के लिए बाध्य है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी क्वबरंतो। क्वबरंतों के बारे में जान लेते हैं। क्वबरंतो क्या होती है? लोक पद अथवा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों को परीक्षण को क्वबरंतो रिट के माध्यम से होता है। इस रिट द्वारा न्यायालय किसी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उक्त कार्य को कर रहा है तथा अनुचित होने पर उक्त कार्य को करने से रोका जा सकता है। मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कोई वकील है, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अभी जज बनने के लायक नहीं और वो जज बन जाता है, किसी कारण से जज बन जाता है। अब वो न्यायालय में फैसला भी सुना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को जब पता चलता है कि जो व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है वह इस पद पर बैठ के कार्य कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अधिकार परीक्षा पूछेगी कि आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे। क्या दोस्तों, आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे, ये कौन पूछेगी? सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा यानी क्वबरंतो रिट जारी करके पूछेगी। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी किसी प्रतिषेध मतलब क्या होता है? जैसे किसी पर रोक लगाना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? किसी पर रोक लगाना। प्रतिषेध की रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकारियों को जारी की जाती है जिससे वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह कनिष्ठ न्यायालय अधिकार को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकती है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध का? मैं आपको बताता हूँ। जब कोई निचली अदालत यानी हाई कोर्ट कुछ ऐसे निर्णय सुना दे जिसका अधिकार उसके पास नहीं है, जैसे सेना से संबंधित निर्णय, उसका अधिकार तो उसके पास नहीं है लेकिन सुना दे, तो उसको रोकने के लिए क्या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है जिसका नाम है प्रतिषेध। क्या दोस्तों? जिसका नाम है प्रतिषेध। क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी कोर्टरियोटी। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिषेध या तथा उत्प्रेषण दोनों ही समान कारणों पर जारी की जाती है, परंतु दोनों में एक मुख्य अंतर है। यह है कि प्रतिषेध की रिट तब जारी होती है जब निर्णय न दिया गया हो और उत्प्रेषण की रिट तब जारी की जाती है जब निर्णय दे दिया गया हो। ये आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, ये वाली लाइन। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगा। जो उच्च या उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का उल्लंघन हो, उत्प्रेषण ऐसे प्राधिकारों के विरुद्ध भी जारी हो सकता है जो अधिकारित के भीतर कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, किंतु जिसने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया हो। आपको याद क्या रखना है? प्रतिषेध दोस्तों मैंने आपको बताया, प्रतिषेध जब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत उसके पास ऐसा अधिकार ना हो कि वो इस किसी भी मतलब ऐसे केस में निर्णय सुनाए जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करती है। किसको? प्रतिषेध को। और उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध में आपको अंतर याद रखना है कि ये प्रतिषेध तब जारी की जाती है जब निर्णय ना दिया गया और उत्प्रेषण तब जारी की जाती है जब निर्णय दे दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर
हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी क्लास अच्छी लगी होगी आपको। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताने ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है वैसे आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यदि नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि आपको हमसे कोई और फेवर चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको हर जगह 3 स्टार बनाने से अच्छा मैंने आपको यही बता दिया कि मौलिक अधिकार हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुद मौलिक अधिकार जो चैप्टर है वो हमारे लिए 5 स्टार का चैप्टर है, ये मान लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।